जादुई तोता। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू और उसकी बीवी सीता उसके बेटे चिंटू के साथ रहते थे। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। उसका नाम था रघु। वो किस्मत का धनी था। जहां भी जाता वहां किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर गया। रघु सोचता है, अरे वाह, लगता है यहाँ आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक कटोरी में रखे अमरूद देखता है। अरे वाह, अमरूद, मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो इसे पेट भर के खाऊंगा। रघु तोता अमरूद खाने ही लगता है। तभी सीता रघु को अमरूद खाते देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। भाग यहाँ से, न जाने कहां से आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूं इनसे। सीता के भगाने के बाद रघु चुपचाप से एक कोने में रहता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन रामू और सीता खाना खाते वक्त बातें करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है। रामू कहता है। इस पर सीता कहती है, सच कहा, भगवान हमेशा ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। बेटा चिंटू भी कहता है, पिताजी, मुझे खिलौना लेके दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। रामू कहता है, ठीक है, जरूर लाऊंगा। सीता कहती है, कितने खुश है सब, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। एक तरफ ऐसी बातें होती हैं तो दूसरी तरफ रसोई में रघु तोता भी अमरूद खाते रहता है। मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया। तभी सीता रसोई में आती है और रघु तोते को अमरूद खाते देख बहुत गुस्सा होती है। सीता रघु को बाहर निकालने के लिए पिंजरे में अमरूद रखती है। रघु जब अमरूद खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। अगले दिन सीता पिंजरा उठाकर बाहर दूर उस रघु को छोड़ देती है। रघु के जाते ही उनके घर आई बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घाटा होता है। सीता कहती है, ये क्या हो रहा है, अचानक इतना कैसे बदल गया? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामू कहता है, लगता है भगवान हम पर रूठ गए हैं। चिंटू भी कहता है, लगता है अब मुझे खिलौने भी नहीं मिलेंगे। और वो रोने लगता है और बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रघु तोता फिर से उस घर में आता है। वापस आया, मैं वापस आया, अब मैं जमकर अमरूद खाऊंगा। रघु सीधा रसोई घर में चला जाता है और अमरूद खाने लगता है। कुछ देर बाद सीता रसोई में आती है और रघु को देख कहती है, एक तो घर में पहले से इतनी दिक्कत चल रही है और ऊपर से ये तोता मुझे और परेशान कर रहा है। सीता रघु को वहां से भगा देती है। रघु उड़कर किसी कोने में छुप जाता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उस घर की बरकत वापस आने लगती है। काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक रात जब रघु तोता अमरूद खाने जाता है तो पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तोते को शांति से अमरूद खाने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? बस अमरूद ही तो खा रहा हूँ। तभी रामू वहां आता है और पिंजरे में रघु तोते को देख उसे बाहर छोड़ देता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु को छोड़ देता है, अगले दिन से फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत आती है और जब रघु तोता को बाहर निकालते हैं तो बरकत चली जाती है। एक दिन सीता रघु तोते के घर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सीता रघु का बहुत इंतजार करती है लेकिन रघु तोता दोबारा उस घर में कभी नहीं आता।
विधि 22 साल की नवयुवती थी, जिसका अपनी दादी के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। अचानक एक दिन दादी की मौत हो गई। विधि अब दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके बॉयफ्रेंड सनी के अलावा अब उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। एक दिन विधि दादी की अलमारी खोलती है, जिसमें उसे एक पुरानी बैंक की पासबुक और लॉकर की चाबी मिलती है। विधि बहुत हैरान हो जाती है। वो जानती थी दादी कितनी मुश्किलों से घर चला रही थी। फिर ऐसे में उनके पास से मिली ये लॉकर की चाबी देखकर विधि के मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। ऐसा क्या है उस लॉकर में जिसके बारे में दादी ने उसे आज तक नहीं बताया? सवाल बहुत सारे थे जिनका जवाब ढूंढना था। दादी की डेथ सर्टिफिकेट लेकर जब वो बैंक पहुंची तो उसे दादी की लॉकर का एक्सेस मिल गया। उत्सुकतावश उसने लॉकर खोला तो उसमें सिर्फ उसे कुछ कागज दिखाई दिए। विधि कागज लेकर घर लौट आई। उन कागजों के मुताबिक मंथनपुर में एक बड़ी हवेली दादी के नाम थी। इतनी बड़ी हवेली है दादी के पास और हम सालों से इस 2 कमरे के किराए के मकान में जी रहे हैं। ऐसा क्यों किया दादी ने? खैर जो भी बात हो, अब तो ये हवेली मेरी है। मैं कल ही मंथनपुर के लिए निकलती हूँ। अगले ही दिन वो मंथनपुर के लिए निकल गई थी। बड़ी अजीबोगरीब सी जगह थी ये। मेन रोड से हवेली की तरफ जाने वाली सड़क बिल्कुल सुनसान थी। गाड़ी तो क्या, पैदल चलता हुआ भी कोई इंसान नहीं दिख रहा था। सड़क पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के दोनों तरफ घने ऊंचे पेड़ लगे थे। इतने पेड़ पौधे होने पर भी वहां किसी भी पक्षी का कलरव नहीं था, कोई जानवर नहीं। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। सड़क किनारे लगे घने पेड़ अब जंगल की तरह दिखाई पड़ रहे थे। सड़क पर फैली खामोशी अब विधि को डरा रही थी। कुछ ही देर में वो पैदल चलते हुए हवेली तक पहुंच गई थी। हवेली काफी पुरानी दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लगता था कि सालों से वहां किसी ने पैर ही नहीं रखा। हवेली के 500 मीटर के दायरे में गिने चुने ही मकान थे और जो थे वो भी खाली पड़े हुए थे। विधि के मन में कुछ अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। मेन गेट खोलकर वो हवेली के अंदर पहुंच गई। अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गई थी। पूरी हवेली जगमगा रही थी। अंदर महंगे फर्नीचर और सजावटी सामान देखकर विधि का मुंह खुला का खुला रह गया था। अरे वाह, ये हवेली तो बहुत वेल मेंटेन्ड है। लगता है यहाँ जरूर कोई रहता है। हेलो, कोई है? कोई है यहाँ? विधि पूरी हवेली में घूमकर वहां रहने वाले व्यक्ति को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वो हवेली के अंदर आकर देखने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत ना जाने कहां से विधि के सामने आ जाती है। बूढ़ी के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और कमर झुकी हुई थी। काला लबादा पहने, आधा मुंह पल्लू में छिपाए, वो औरत बेहद डरावनी लग रही थी। आउच! डरा दिया आपने। क्यों आई हो यहाँ? लौट जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरी हवेली है। बाय द वे, आप कौन? यहाँ कोई नहीं रह सकता, शैतान रहता है यहाँ। लौट जाओ। शैतान? वेरी फनी। अच्छा, तो हवेली हड़पने के लिए ये स्टोरी बनाई है आपने? विधि कुछ कहने वाली होती है, तभी वो देखती है कि बूढ़ी औरत हवेली की ओर देखकर कुछ सकपका गई है और अपना चेहरा ढकते हुए वो अचानक ही अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। बड़ी अजीब औरत थी, कुछ स्ट्रेंज ही जगह है। विधि हवेली के अंदर आ जाती है और अपना फोन निकालकर सनी को कॉल लगाती है। हेलो सनी, तुम विश्वास नहीं करोगे, ये हवेली तो हमारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम बस जल्दी यहाँ आ जाओ। हाँ, मैं आज रात को ही निकलता हूँ। सुबह मिलते हैं, बाय। अगले दिन सुबह सनी भी हवेली पहुंच गया था। अरे यार, कहाँ फंसा दिया विधि ने। अंदर जाने तक का रास्ता नहीं है। हर तरफ झाड़ियाँ, पेड़ पौधे। ऊपर से मुझे कहा कि मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है हवेली माय फुट। सनी बड़बड़ाता हुआ मेन गेट से अंदर जा रहा था। बाहर का कंपाउंड क्रॉस करने के बाद अब वो दरवाजे के सामने था। उसके नॉक करने से पहले ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सनी हैरान रह गया था। अंदर पहुंचकर उसने देखा हॉल में कोई भी नहीं है। विधि को पुकारते हुए वो अंदर बेडरूम की ओर बढ़ गया। बेडरूम के अंदर का नजारा देखकर सनी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। विधि अंदर बेड पर बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे को ढके हुए थे। बालों के बीच से उसकी लाल खून आंखें दिखाई पड़ रही थी। दोनों हाथ और पैरों की मदद से वो बेड पर ऐसे बैठी हुई थी मानो कोई जानवर हो।
उसकी खूबसूरती गुलाबी त्वचा जगह जगह से कटी थी और सफेद पड़ गई थी। विधि को देखकर सनी जोर से चिल्लाया, विधि, ये क्या हो गया तुम्हें? सनी की बात सुनकर विधि ने डरावने अंदाज में गर्दन टेढ़ी की। अब उसके चेहरे पर से कुछ बाल हट गए थे। वह भयानक आवाज के साथ हंसने लगी। उसके मुंह से किसी जानवर की तरह लार गिर रही थी। अचानक ही वह पूरी ताकत से चिल्लाई। विधि के बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा चीखते हुए और भी भयानक होता जा रहा था। काले दांत और सफेद पड़ चुकी आंखें आकार में बड़ी होती जा रही थी। सनी के अंदर और देख पाने की ताकत नहीं बची थी। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो कमरे से बाहर की तरफ भागा। बाहर हवेली के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि विधि की दर्द से भरी आवाज सुनाई पड़ी। सनी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बचा लो। सनी, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। विधि जोर जोर से रो रही थी और सनी को रोकने के लिए बोल रही थी। विधि की ऐसी दर्द भरी आवाज सुनकर सनी तड़प उठा और दौड़कर उसके कमरे की तरफ वापस आ गया। ये सब क्या हो गया विधि? ये सब क्या हो गया? मैं क्या करूं, बोलो। बहुत भूख लगी है, तेरा खून पीना है। इतना कहकर विधि अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है और अपने हाथों और पैरों की मदद से जमीन पर रेंगते हुए सनी की ओर बढ़ती है। सनी बिजली सी तेजी दिखाकर कमरे से बाहर निकल आता है और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। सनी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह विधि की मदद करना चाहता था। उसे ऐसी हालत में छोड़ना उसे मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। वह बाहर जाकर मदद मांगने का निर्णय लेता है और तुरंत बाहर निकल आता है। हवेली के अंदर दूर दूर तक केवल सन्नाटा छाया हुआ था। अंदर से रह रहकर विधि की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। मदद की उम्मीद में सनी दौड़ते हुए आगे भागे जा रहा था। तभी उसकी नजर एक चर्च पर पड़ी। चर्च काफी जर्जर हालत में था। सनी इधर उधर देखता हुआ अंदर पहुंच गया। दोनों हाथ आपस में बांधकर वो फूट फूट कर रो रहा था। प्लीज गॉड हेल्प मी, प्लीज। कहाँ जाऊं मैं? किससे मदद मांगू? प्लीज। कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बता सकते हो? फादर की बात सुनकर सनी सारी बातें फादर को बता देता है। परेशान मत हो डियर, मैं तुम्हें हॉली वाटर दे रहा हूँ। जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर छिड़क देना। गॉड ब्लेस। सनी हॉली वाटर लेकर हवेली लौट आया था। उसने विधि के रूम का दरवाजा खोला तो वो दीवारों पर चल रही थी। उसके मुंह से खून बह रहा था और वो जोर जोर से हंस रही थी। दरवाजा खुला देख उसने टेढ़ी सी नजर से सनी को देखा और दीवार से नीचे कूदकर उसकी ओर बढ़ने लगी। सही समय पर सनी ने हॉली के ऊपर छिड़क दिया। विधि एक जोरदार चीख के साथ दूर जा गिरी और एक काला सा साया कमरे से बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। विधि, वो चला गया। तुम ठीक हो? हाँ, वो चला गया, लेकिन अब वो अकेला नहीं आएगा। वो बुढ़िया सही कहती थी, ये घर नहीं शैतान का बसेरा है। यहाँ एक नहीं 5 शैतानी ताकत है। जल्दी चलो विधि, हम यहाँ से दूर निकल जाएंगे। सनी विधि को सहारा देकर ले जाने लगता है। तभी विधि की आंखें पलट जाती है और वो सनी को दूर धकेल देती है। सनी जाकर दीवार में टकरा जाता है। तभी फादर वहां आ जाते हैं। मैं जानता था यहाँ एक नहीं बल्कि कई शैतान है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम्हारी दोस्त पोजेस्ड है, यह आसानी से उसका शरीर नहीं छोड़ेंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। फादर हॉली वाटर को विधि पर छिड़कते हैं जिससे कुछ पल के लिए शैतान कमजोर हो जाता है। उसी समय वे दोनों उसे बेड से बांध देते हैं। उसके बाद फादर प्रेयर बोलने लगते हैं और वाटर की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिराने लगते हैं। विधि पूरी ताकत लगाकर चीख रही थी। फिर कुछ देर बाद अचानक उसने चीखना बंद कर दिया। भयंकर सी आवाज में उसने कहा, ये मेरा शिकार है, तुझे क्या लगता है इसे बचा लेगा? इसके बाद विधि ने झटके से अपने दोनों हाथों पर बंधी रस्सी को खींचकर तोड़ दिया और अपने हाथों और पैरों को उल्टी दिशा में मोड़ने लगी। कट कट की आवाज के साथ
उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। विधि के दिल को चीरती चीखों को सुनकर सनी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। फादर ने वाटर छिड़कते हुए विधि के चारों ओर एक गोला बना दिया। अब वो उस गोले से बाहर नहीं आ पा रही थी। फादर लगातार प्रेयर कर रहे थे। अचानक कड़ाक की आवाज आई और विधि की गर्दन पीछे की तरफ घूम गई। विधि का शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर गया। सनी पागलों की तरह विधि विधि चिल्ला रहा था। फादर के लिए इस समय सनी की जान बचाना जरूरी था, इसलिए वे उसे घसीटते हुए हवेली से बाहर ले आए और दरवाजे पर वाटर छिड़क कर वहां से बाहर आ गए। सनी अभी भी जमीन पर सिर टिकाकर फूट फूट कर रो रहा था और फादर की आंखों में भी को ना बचा पाने की तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।